में इन्होंने शायद कुछ किया। वॉइस आ रही है? अच्छा, हाँ, नहीं सही है। आप लोग तो पढ़ लोगे, ऑनलाइन वाले नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है ठीक है, आ गई वॉइस आ गई उनको, अब कोई बात नहीं। हाँ, अब आ रही है ना आवाज? ठीक है, अब वॉइस सही आ रही है उनको। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, नहीं नहीं, इसीलिए मैं बार बार चेक करती रहती हूँ ना कि उनको आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। अच्छा, ऑनलाइन में कितने स्टूडेंट्स हैं? दो हैं। वॉइस आ रही है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ हाँ, 43 हो गए, 43 44 के आसपास ही होते रहते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। अब आवाज नहीं, आप लोगों की आवाज नहीं आनी चाहिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा था, है ना? एक तो दो तीन बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। सबसे पहली कि रेगुलर क्लासेस लेना एकदम मैंडेटरी है। अगर आप रेगुलर क्लासेस नहीं ले रहे हो, एक दिन ले ली क्लास, दूसरे दिन नहीं ले रहे हो, तो कोई कोई खास बेनिफिट नहीं मिलने वाला आपको उससे। ठीक है? आपको अगर रेगुलर क्लास लोगे तो ही बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज तो फिर आज जो आपको, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड होती है। ठीक है, समझ रहे हो? कभी कुछ समझ में आ रहा है, कभी कुछ नहीं आ रहा है, क्या पता आपने लास्ट जो क्लास मिस कर दी उसमें से क्वेश्चन आ गया, है ना? तो क्लास जो है वो रेगुलर लेनी है, ये बात तो दिमाग में बिठा लो, पहली बात तो। दूसरा, लिख लिख के देखो केमिस्ट्री में आंसर्स। लिखने की प्रैक्टिस कोई कर रहा है या फिर बस हम आंसर रीड ही कर रहे हैं? लिखने की प्रैक्टिस करो। अब कम टाइम बचा है आपके पास में, अब काफी कम टाइम, सिर्फ ओनली 2 मंथ्स हैं, फिर बोर्ड के पेपर्स हैं। और 2 मंथ्स में भी आप ये मान लो प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल की फाइल बनाने में क्या है, कहाँ पे जाना है, क्या करना है, उसमें आधा दिमाग तो उसी में ही रहेगा। तो आप लोग अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। आवाज नहीं, आवाज नहीं, अलग अलग बिठा दूंगी नॉर्थ साउथ में। आप लोग अब थोड़ा सीरियस हो जाओ, लिखने की प्रैक्टिस करो, लिखने की प्रैक्टिस करो, कॉपी पेन पे लिख लिख के देखो आंसर्स, रीड मत करो अब आंसर्स को। ठीक है? अब 2 महीने तो लिखने की प्रैक्टिस करो, जब बोर्ड में एग्जाम देने जाओगे ना, जब वो 4-5 डेज का जब गैप मिलेगा, तब भी मॉर्निंग वाले टाइम पे तो लिखने की प्रैक्टिस करो, आंसर को कैसे लिखना है, हमें कैसे लिखना है, क्या लिखना है। ठीक है? पता तो सबको ही है कि हाँ यार ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। कल जैसे मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताई आपको, तो मैंने बताया ना कि इस तरह से ऑर्बिटल्स बना के आपको आपका आंसर रिप्रेजेंट करके आना है, तो वैसे ही करके आना है। तो लिखने की प्रैक्टिस करो। थियोरिटिकल है, पी ब्लॉक पूरा का पूरा जो थियोरिटिकल है, तो मतलब उस पर क्या आंसर लिख के आओगे आप? तो लिखने की प्रैक्टिस करो, खुद का आंसर देखो, फिर उसके बाद सैंपल पेपर जिससे कर रहे हो उसका आंसर देखो, आप दोनों आंसर चेक करो कि कौन सी लाइन हमने मिस कर दी है, क्या हमें और ऐड करना है इसमें। ठीक है? जितना लिखने की प्रैक्टिस करो, अदरवाइज बोर्ड के पेपर में 3 आवर में तो जो इतना ज्यादा प्रेशर रहता है ना, इतना मेंस के पेपर में इतना प्रेशर नहीं रहता जितना बोर्ड के पेपर में प्रेशर रहता है। वहां पे आप जो आपके नेम लिखते हो ना बोर्ड की कॉपी में, तो उसमें बबल्स आते हैं फिल करने के लिए, ए फिर जैसे सपोज अपेक्षा है मेरा नाम, तो ए फिर पी फिर उस पे, उसी में ही गलती कर देते हैं बहुत सारे बच्चे, तो इतना प्रेशर होता है वहां पे, बहुत ज्यादा वहां पे। एक तो आपको उस सिचुएशन में बैठना और 3 घंटे तक उस पेपर के सारे क्वेश्चंस को रिकॉल करके लिखना बहुत बड़ी बात हो जाती है। समझ रहे हो? ये आप जो ऐसा सोच रहे हो कि यार मजे मजे में, ठीक है 10th में भी हमने मजे मजे में दे दिए थे, अब 12th भी ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन 12th में अगर आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं लिख रहे हो, तो नहीं होगा, पेपर में मार्क्स नहीं आएंगे अगर लिख नहीं रहे हो। तो मेरी तो बहुत ज्यादा बहुत एडवाइस है आपको, यही है कि लिखने की प्रैक्टिस करो, बिना लिखे नहीं होगा। ये मेंस का पेपर नहीं है कि जय माता दी कर दिया, ठीक है दोनों कौन सा हो गया, टिक नहीं लगाना है यहाँ पे। यहाँ पे आपको पूरा थियोरेटिकल आंसर लिख के आना है। और अब जितनी ज्यादा सीरियसनेस आप शो करोगे, वो आपके परसेंटेज पे इम्पेक्ट करेगी। इस बार 75% वाला क्राइटेरिया हट चुका है, नेक्स्ट ईयर का कोई कुछ कह नहीं सकता। अगर आप में से कुछ बच्चों ने ड्रॉप भी लिया, हाँ, और अगर फिर उस केस में आपको फिर दोबारा से अगर बनी हो, दोबारा से बोर्ड का पेपर दोगे क्या? फिर दोबारा से पढ़ने बैठ जाना बोर्ड? नेक्स्ट ईयर का भी हट गया है? अच्छा ठीक है। तो उसके बाद में दूसरा क्या है, दूसरी बात कि जैसे आप लोगों को
आप लोगों को जैसे होता है ना, एडवांटेजेस तो मिलते हैं, देखो 12th के परसेंटेज के नो डाउट एडवांटेजेस मिलते हैं आपको। आप ड्रॉप भी लेते हो ना, तो वो पूछते हैं कि कहीं कोचिंग्स वगैरह में एडमिशन लेते हो तो ड्रॉप लेते हो आप, तो आप ये सोचते हो कि वो पूछ लेते हैं कि भाई परसेंटेज अच्छी है, 90 प्लस से परसेंटेज बचेगी, ठीक है अच्छा खासा डिस्काउंट दे देते हैं इसको, समझ रहे हो? तो वहां पे भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब सिर्फ डिस्काउंट के लिए ही नहीं, आप लोगों को 12th की परसेंटेज, आप आपका रिज्यूम भी बनाओगे ना किसी कंपनी में अप्लाई करने के लिए भी, तो वहां पे भी 12th की परसेंटेज मेंशन करते हैं, ठीक है? तो एक काफी इम्पैक्ट रहता है इसका, ये इतना मजाक में नहीं होता है। तो आप लोग लिखने की प्रैक्टिस करो, सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स हैं, अब जितना सीरियस हो सका उतना सीरियस हो जाओ अपनी लाइफ में, ठीक है? फोन्स, मोबाइल फोन से हम ठीक है ये देख रहे हैं, 5 मिनट पढ़ लिए, 10 मिनट घूम लिए, इस तरह से पढ़ाई नहीं होती है। फोन्स को बिल्कुल साइड में रख दो, सिर्फ और सिर्फ कि यार फोन तो यार काम आते हैं, यार सर्च करते हैं मैम हम उसमें ये करते, अरे तो यार बुक्स है ना तुम्हारे पास, रिफ्रेशर्स हैं तुम्हारे पास इतनी, उनसे पढ़ो ना, उनसे लिख देखो, सैंपल पेपर परचेज करके लेके आ जाओ, कुछ नहीं जा रहा है अभी, 100-150 के तो आ जाता है सैंपल पेपर, करो उन सैंपल पेपर को। और एक ही सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट्स हैं, जितने क्वेश्चन करोगे लिख के देखोगे, बिना लिखे नहीं होने वाला, बिना लिखे 60% बना लो, बहुत बड़ी बात है। अगर जो बच्चे बिना लिखे जा रहे हैं कि हम तो एग्जाम में लिख देंगे कोई बात नहीं, तो वो तो फिर यार लक के बेस पे जा रहे हैं कि हम तो लक है, लक चल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वाह, ठीक है? दूसरी बात, आज की जो क्लास है, आज की क्लास में मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा करवाऊंगी, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एनसीईआरटी डिस्कस कर लेंगे हम। कल की जो क्लास रहेगी उसमें ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें सॉलिड स्टेट को हटा के बाकी के जो चैप्टर्स है जिनकी हमने एक्सरसाइज नहीं डिस्कस की है वो डिस्कस की जाएगी पहले, ठीक है? जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नहीं की थी और सरफेस केमिस्ट्री की भी नहीं की थी, पी ब्लॉक की भी एनसीईआरटी डिस्कस नहीं की थी हमने, तो कल की क्लास में एनसीईआरटी डिस्कस की जाएगी। एनसीईआरटी डिस्कस एनसीईआरटी का जो डिस्कशन होता है, जो बच्चे सोचते हैं कि यार छोड़ो क्या मतलब आ रहा है, एनसीईआरटी तो छोड़ देते हैं हम खुद से देख लेंगे, एनसीईआरटी डिस्कशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वो सारा का सारा एक तरह से बोल सकते हैं ना कि यार सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो क्वेश्चंस ही हैं। थ्योरी पढ़ ली कुछ वो नहीं होता, कोई महानता नहीं हासिल कर ली है, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता, क्वेश्चंस कैसे बनने हैं वो ज्यादा वो मैटर करता है, समझ रहे हो? तो आप लोगों को कल तो एनसीईआरटी का डिस्कशन होगा, उसके बाद अगर फिर भी टाइम रह जाता है तो थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ेंगे उसका, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगी मैं कि किस तरह से पढ़ना है ऑर्गेनिक को। और मंडे की क्लास से ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दी जाएगी। ऑर्गेनिक में तो मेरी यही एडवाइस है कि एक भी लेक्चर मिस मत करना, वहां पे जितना लिख लिख के देखोगे ऑर्गेनिक में खुद से, अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो 1 घंटा पढ़ रहे हो 1.5 घंटा पढ़ रहे हो, सोचते हो कि मेरी तो 70% बनानी है मुझे तो बन जाएगी, तो ये 1.5 घंटा पढ़ने से कोई 70% नहीं बन रही है। अगर आप ये सोच के क्लास में बैठ रहे हो कि यार कोई बात नहीं हम तो यहाँ पे 1.5 घंटा केमिस्ट्री पढ़ते हैं, समझ में आ ही जाता है, ठीक है आ जाए 70-75 नंबर, तो बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब भूलते जाते हैं। अब आगे का तो हम पढ़ते जाते हैं वो तो सब समझ में आता है, पीछे का जो होता है ना सब भूलते जाते हैं, भूलते जाते हैं, समझ रहे हो? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने जहां देखा था, और अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा हुआ तो सारा है, लेकिन याद कितना है आप लोगों को? नर्स्ट इक्वेशन हो गई, हाँ डेल्टा जी कैसे कैलकुलेट किया था उसमें हमने, मतलब पढ़ा हुआ हमने सारा है। हाँ अगर मैं बात करूं डिस्पर्शन की, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करूं मैं, और भी हमने अगर सरफेस केमिस्ट्री में बात करूं, एड्सॉर्प्शन की क्या क्या उसमें, केमिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या क्या डिफरेंसेस थे, कितने लिख पाओगे? ठीक है, तो अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ अपनी स्टडीज को लेके। सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स हैं आपके पास में, बातें बातें करना ये सब 2 मंथ्स के बाद खूब करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब जितना सीरियस होगे, और आपकी यार मेरा दोस्त तो पढ़ नहीं रहा है, ठीक है यार ये भी तो घूम रहा है, तो यार क्या पता उसने पढ़ लिया, वो क्यों बताएगा आपको? क्यों बताएगा आपको कि यार मैं तो पढ़ा था, मैं तो रात को 4 बजे तक पढ़ा था, क्यों बताएगा आपको? क्या मतलब आ रहा है? उसके तो बढ़िया है ना कि अपना दोस्त क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं रखना हमें, अब हमें हमारा इंडिविजुअली हमें आगे बढ़ना है। हमें नहीं है मतलब कि हमारा दोस्त पार्टी कर रहा है तो हम भी चलो यार इसका बर्थडे है चलो चले गए यार। अभी 2 मंथ्स तक तो कोई मतलब कोई दोस्त नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप हेल्प करो एक दूसरे की, उसको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है आप टॉपिक बताओ, लेकिन अब अपना जो फोकस है इंडिविजुअली खुद पे रखो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरी परसेंटेज से मतलब है, कोई आपका दोस्त नहीं आ रहा है आपकी परसेंटेज बढ़ाने कम करने, ठीक है?
तो ये मेरी एडवाइस है कि लिख लिख के देखो। आज का जो ये जो था ना आपका, जो मैंने आपके कितने 15 मिनट्स लिए, 15 मिनट्स में भी बाकी वो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो गया था वॉइस का। तो आरबीएससी वालों के लिए भी सेम यही बात है कि लिख लिख के देखो केमिस्ट्री के आंसर्स। वहां पे 3 घंटे में ना हाथ ऐसे शिवर करेंगे, ऐसे मतलब लिख नहीं पाओगे, समझ रहे हो? अगर दिमाग में, क्योंकि 3 घंटे बहुत कम टाइम होता है पूरा रिकॉल करके आप उसको पूरा प्रॉपर अपने आंसर शीट में लिख रहे हो। और अभी तक आप लोगों के तो ऐसे फर्स्ट प्री बोर्ड, सेकंड प्री बोर्ड, थर्ड प्री बोर्ड, ऐसे कुछ ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है स्कूल्स में। हमारे स्कूल में तो सारा कुछ होता था, फर्स्ट प्री बोर्ड होगा, हर मंथ के एंड में टेस्ट होते रहते थे, जो जो चैप्टर पढ़ाते थे सब चैप्टर्स का टेस्ट होता था। तो लिखने की इतनी प्रैक्टिस करवाते थे वो लोग, क्या मजा उनको फर्स्ट प्री बोर्ड सेकंड प्री बोर्ड करवाने का, डायरेक्ट ही ले लें फिर वो तो। पर लिखने की प्रैक्टिस करो, लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं। आरबीएससी वालों का जो है, एक बार सारा कुछ हो जाए, सारा कुछ सीबीएसई में कवर हो जाए, उसके बाद में अलग से या तो क्लासेस लग जाएंगी आपकी, तो उसमें हो जाएगा आरबीएससी का कवर, ठीक है? ज्यादा नहीं होता आरबीएससी का, 1 वीक या फिर 1.5 वीक में हो जाएंगे आरबीएससी का भी डिस्कस सारा। स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताई थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के भी मैंने ड्रॉबैक्स बता दिए थे कि एग्जैक्ट ये हाइब्रिडाइजेशन, एग्जैक्ट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं बता पा रही थी ये थ्योरी। तो अब हम नेक्स्ट थ्योरी पे प्रोसीड कर रहेंगे। नेक्स्ट जो है थ्योरी वो है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सबसे पहले तो मैं हेडिंग डाल देती हूँ चैप्टर कौन सा चल रहा है, ताकि आधों को तो यही पता चल जाए। इतने टाइम बाद आए हैं तो पता ही नहीं रहता कि कौन सा चैप्टर चल रहा है, हैं? ये 2-2 3-3 दिन मिस करके आना, ये कोई कोई सेंस नहीं है। इससे अच्छा है कि फिर आप जो पार्टी कर रहे हैं वही करें, कोई मतलब नहीं है नहीं तो पढ़ने का। 1 घंटा भी कोई अपना फालतू आराम से मस्त मजे करो, कोई दिक्कत नहीं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता देती हूँ मैं। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाता है। व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिस्कस करने से पहले मैं आपको डी ऑर्बिटल्स के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। देखो, डी ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो आपको पता है कि डी में 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक होती है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है? इन सभी की सेम एनर्जी होती है, इसको हम बोलते हैं डी जनरेटेड। डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स मतलब इनकी क्या है, सबकी सेम एनर्जी है। क्या होती है इनकी? सबकी सेम एनर्जी होती है। अभी मैं डी ऑर्बिटल, अभी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको पहले इन डी ऑर्बिटल्स को समझना जरूरी है। मैं ये कंसिडर करके चल रही हूँ कि नहीं आता आपको, है ना, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। अगर मैं मेंस वाले स्टूडेंट्स कंसिडर करके चलती तो मैं डायरेक्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताती आपको। अब यहाँ पे क्या कैसी होती है डी ऑर्बिटल्स? डी ऑर्बिटल्स में आपको पता है कि डी एक्स वाई में क्या होता है, एक्स और वाई के बीच में लोब्स प्रेजेंट होते हैं, आप लोगों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ये डी एक्स वाई हो गया। डी वाई जेड में क्या होता है, वाई और जेड एक्सिस के बीच में ये लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? उसके बाद में डी जेड एक्स जो होता है, जेड और एक्स एक्सिस के बीच में होते हैं ये। उसके बाद में नेक्स्ट आता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे होते हैं ये लोब्स। और सबसे लास्ट में आता है डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर में जो होते हैं वो जेड एक्सिस पे होता है ये लोब, ठीक है? यहाँ पे एक्स मान लूं तो ये बाहर, दूसरी जो एक्सिस है वो सब में बाहर की तरफ है ना, वो समझ जाना, एक्स वाई है तो दूसरी जेड होगी। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये डी ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पे आपको इन ये 3 और ये 2 थोड़ी बहुत सेम इस सेंस में लग रही होगी कि यहाँ पे जो ये लोब्स हैं, है ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किनके इन बिटवीन द एक्सिसेस है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है? इन बिटवीन द एक्सिसेस है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑन द एक्सिसेस है, ठीक है ना? इन 3 को हम बोलते हैं T2G, T2G ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? T2G ऑर्बिटल्स। और इनको हम बोलते हैं EG। क्या बोलते हैं? EG ऑर्बिटल। T2G मतलब वही, इनमें क्या होता है, एक्सिस के बीच में लोब्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले इतना सबको समझ में आ गया ना? इतना सबको क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब CFT स्टार्ट करते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।
CFT के अकॉर्डिंग देखो, आपको पता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने तो कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कैरेक्टर बता दिया था कि भाई मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होता है, एकदम प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जबकि यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एकदम उल्टा बोल रही है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये बोल रही है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है वो प्योरली आयोनिक इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, according to this theory, the interaction between metal atom या ion and ligand is purely ionic। इसने प्योरली आयोनिक की बात की है। किस किस के बीच में इंट्रैक्शन को, मेटल और जो लिगेंड होता है। दूसरी बात ध्यान से सुनना, अभी सबसे पहले हम इसने ये बताया है कि when ligand approaches the degenerated d orbitals, there the energy of ligand approaches degenerated orbitals, the degeneracy of d orbitals breaks, and hence d orbital split। ठीक है, तो जब लिगेंड जो होता है वो अप्रोच करता है डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल को, मतलब जब उन सभी की सेम एनर्जी होती है, जब लिगेंड इस डी ऑर्बिटल को अप्रोच कर रहा है तो जो डीजनरेसी होती है ये ब्रेक हो जाती है और जो ये डी ऑर्बिटल होती है वो स्प्लिट हो जाती है। अब कैसे स्प्लिट होती है, वो क्या होता है, वो मैं सारा एक्सप्लेन करूंगी। ये लिख लिया हो तो ठीक है, बता दो जल्दी से, ताकि क्योंकि मुझे क्या वो डी ऑर्बिटल्स थोड़ा काम में आएगा, इस वजह से अभी वो उधर का रब नहीं करती हूँ। नोट डाउन कर लिया? अच्छा, बहुत ज्यादा ब्राइट है क्या? सही दिख रहा है आप लोगों को ऑनलाइन बैठे हुए हैं या फिर थोड़ा कुछ दिक्कत आ रही है? ठीक है, नोट डाउन कर लिया सभी ने? थोड़ा सा फास्ट रहना है ना। अब फर्स्ट पॉइंट में रब कर रही हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ इसी में ही थर्ड पॉइंट में, फर्स्ट फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ध्यान से सुनना, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही बार में समझ में आ जाएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा, अदरवाइज भी पढ़ते रहना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा। ध्यान से सुनो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस तरह से होते हैं, मेटल इस तरह से होता है और लिगेंड मेटल के आसपास इस तरह से अरेंज होते हैं, है ना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको पता है ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, और ये जो इन दोनों के बीच का भी मैं एंगल देखूं, ये चार तो एक ही प्लेन में होते हैं, ये अबव और बिलो द प्लेन होते हैं, तो ये भी 90 डिग्री के ही होते हैं, लेकिन ये अबव और बिलो द प्लेन 90 डिग्री के। तो अगर मैं सपोज मैं इसको एक्स एक्सिस बोल दूं तो किसी को कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, हाँ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस बोल दिया मैंने भाई, तीनों 90 डिग्री भी होती है एक दूसरे के, भाई सही बात है। तो ये भाई ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया और ये जेड डैश हो गया। अब इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो लिगेंड होता है वो अप्रोच करता है टुवर्ड्स द एक्सिस, सॉरी अलोंग द एक्सिस, लिगेंड क्या होता है, अप्रोच करता है मेटल, सेंट्रल मेटल एटम को। ध्यान से सुनो, in case of octahedral complex the ligand approaches the metal along the axis, एक्सिस के अलोंग से अप्रोच कर रहा है। अब m जो है अपने d ऑर्बिटल को सजा के बैठा हुआ था, सभी की सेम d जनरेट सारे के सारे। लिगेंड जो है, आप मुझे एक बात बताओ, लिगेंड जो है अगर वो एक्सिस से अप्रोच कर रहा है मेटल को, तो जो मेटल में डी ऑर्बिटल्स, वो डी ऑर्बिटल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स खुद एक्सिस पे प्रेजेंट है, उनमें ज्यादा रिपल्शन होगा,
बात सुनो, वापस बता रही हूँ, अगर मेटल जो है, सॉरी लिगेंड जो है, वो मेटल को कहाँ से, एक्सिस से अप्रोच कर रहा है, कहाँ से, एक्सिस से अप्रोच कर रहा है, एक्सिस से उसके पास में आ रहा है, किसमें होता है, ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल में हमेशा एक्सिस से अप्रोच करता है लिगेंड, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो अगर डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस बना दी, अगर लिगेंड जो है एक्सिस से अप्रोच कर रहा है, तो ये जो मेटल है उसमें उसकी वो डी ऑर्बिटल्स जिनमें एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनमें ज्यादा रिपल्शन होगा, ठीक है, ज्यादा रिपल्शन होगा, तो जिस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर इनकी जो डीजेनरेसी होगी वो ब्रेक हो जाएगी। अब ये तो ठीक है, इनकी जो डीजेनरेसी होगी वो ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक कैसे होगी वो भी मैं बताती हूँ। यहाँ पर इनिशियली जो थी सारी की सारी जो मेटल की डी ऑर्बिटल्स थी उनकी सेम एनर्जी थी, जैसे ही लिगेंड ने अप्रोच किया एनर्जी बढ़ेगी। क्यों एनर्जी बढ़ी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा बिटवीन द लिगेंड और जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील्ड है उनके बीच में, ठीक है। तो अब यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी, एवरेज एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये जो एवरेज एनर्जी बढ़ी है, तो यहाँ पे ओवरऑल फाइनली क्या होगा, अरे बोर्ड बाहर तो नहीं चला जाएगा इनके, देखती हूँ। फाइनली क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से स्प्लिटिंग हो जाएगी डी ऑर्बिटल की। हाँ दी गई बात। अब ये क्या है, ये है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। यहाँ पे जो स्प्लिटिंग हुई है मतलब कि लिगेंड एक्सिस से अप्रोच कर रहा है और इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सिस पे प्रेजेंट है, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर में, है ना। तो इनमें ज्यादा रिपल्शन होगा तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी इनकी, समझ रहे हो, ज्यादा रिपल्शन होगा तो इनकी जो होगी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। और ये इनमें भाई आ तो एक्सिस के अलोंग रहा है, इनमें इलेक्ट्रॉन, इनमें जो लोब्स हैं वो तो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है ना, इनकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सेंटर आता है इसको बोलते हैं बेरी सेंटर, मतलब जिस यहाँ पे मतलब एनर्जी इनकी जीरो है, यहाँ से जीरो से ये कुछ ऊपर चले गए, यहाँ से जीरो से कुछ नीचे आ गए हैं ये, ठीक है। अब आप एक बात देखोगे, ये जो स्प्लिटिंग हुई है, कौन सी, ये वाली, यहाँ से ये और ये जो स्प्लिटिंग हुई है ना, इसको बोलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ओ लगाया है मतलब फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, है ना। अब यहाँ पे जो इनका एनर्जी डिफरेंस होगा उसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलेंगे। तो अब यहाँ पे लेमडा और ओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट कैसे करें वो बता रही हूँ अभी, ध्यान से सुनना। यहाँ पे सभी डीजनरेटेड थी तो एनर्जी इंक्रीज हो गई और यहाँ पे इस तरह से स्प्लिटिंग हो गई है। नीचे वाली कौन सी थी, T2G और EG क्या आ गई, ऊपर आ गई, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे कि T2G नीचे आ गई, EG ऊपर आ गई। अगर थी यहाँ पे कितनी, 5 ऑर्बिटल्स थी, 5 ऑर्बिटल्स थी, 5 में से जो है 3 तो कहाँ चली गई है, यहाँ पे नीचे चली गई, किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर आपको उल्टा लिखना होता है। मतलब अगर मैं देखूं कि यहाँ पे इस वाले एनर्जी की बात करूं मैं, ये कितनी होगी, ये वाली एनर्जी का जो गैप है वो कितना होगा, तो जीरो से आप नीचे आ रहे हो तो मतलब माइनस में आ जाएगी, जीरो से अगर आप नीचे आ रहे हो तो माइनस में होगी, माइनस में होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, 5 ऑर्बिटल्स हैं तो इस वजह से डिवाइड बाय 5, है ना। 5 में से ये 3 किसके रिस्पेक्ट में नीचे आई है, 2 के रिस्पेक्ट में नीचे आई है, जिस वजह से यहाँ पे -2 लगाओगे आप, है ना। या फिर आप इसको क्या बोलोगे, -0.4 डेल्टा नॉट, इसकी वैल्यू यहाँ पे। उसके बाद इसकी जो एवरेज एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, माइनस यहाँ पे क्या करोगे, 3/5 डेल्टा नॉट, सॉरी +3/5, है ना, +3/5 डेल्टा नॉट या फिर 0.6 डेल्टा नॉट। समझ में आ रही है बात। अब जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, आप देखो इनका एवरेज जो है होगा वो जीरो आएगा। आप क्या होगे, एवरेज जीरो कैसे आ गया, मतलब -0.4 इंटू 3 ऑर्बिटल कितना आया, -1.2, और यहाँ पे 0.6 इंटू 2 ऑर्बिटल +1.2, नेट जीरो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो, अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की कैलकुलेशन आ गई आपको, किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए, ये मैं किसके लिए बता रही हूँ, ऑक्टा
हेड्रल के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे एग्जाम में? आपको क्या करना है, 0.6 इंटू डेल्टा नॉट, 0.6 करना है, ये 0.6, उसका यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसमें, ईजी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उससे मल्टीप्लाई करना होता है ना? तो यहाँ पे ए मान लू मैं, ए क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईजी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईजी, ठीक है। उसके बाद प्लस जीरो माइनस 0.4 डेल्टा नॉट, और यहाँ पे क्या लिखोगे, बी, बी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G। वैसे करके आप क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को। वो अभी आएगी, अभी आएगी। कम हो गई ना, क्यों, क्योंकि लीगेंड जो आया है ना, उसने क्या किया है, इसकी एनर्जी को राइज कर दिया है, सारी की सारी एवरेज एनर्जी राइज हुई है, डी की एवरेज एनर्जी राइज हुई है। तो लीगेंड ने यहाँ पे मैंने क्या बताया था, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर में लोब्स, इनमें कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, अलोंग द एक्सिस। मतलब ये कुछ ऊपर चले गए होंगे, इनमें बहुत ज्यादा रिपल्शन हुआ है, इनमें इतना रिपल्शन नहीं हुआ। नेट अगर हम देखें, अगर हम नेट देखें तो इतना एवरेज एनर्जी इतनी आनी चाहिए, समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, बस इतना दिमाग लगाना है कि पहले ये डीजेनरेटेड थी, अब जैसे ही लिगेंड ने इनको अप्रोच किया, इनकी एवरेज एनर्जी बढ़ जाती है, यहाँ पे आ गई है ना? अब यहाँ पे आ गए ना, तो यहाँ पे आ गए, तो अब इन पांचों की एनर्जी सेम नहीं रही है, लिगेंड जैसे ही इनके पास में आ गया है तो इनमें स्प्लिटिंग हो जाती है, और स्प्लिटिंग इस तरह से हुई है, और इस तरह से इसलिए हुई है क्योंकि वो डी वाला, मैंने जो इनकी ऑर्बिटल्स में, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड जो होता है वो हमेशा अलोंग द एक्सिस अप्रोच करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी है, कुछ कम हुई है, नेट यहाँ पे आप जीरो पे, मतलब आप इस पे आ गए हो, समझ रहे हो? और इस पे इंटरनली ऐसा हुआ है, यूं बताना चाह रही हूँ मैं। हाँ, वो थोड़ा बहुत तो बताएंगे वो, ठीक है ना? तो मतलब अगर हम देखें तो उनके रिस्पेक्ट में इनमें रिपल्शन तो भी होगा ही नहीं, हम ये कंसिडर कर रहे हैं। आरी बस उनमें होगा, भले उनमें नो डाउट आरी बस, हम कुछ ना कुछ तो रिपल्शन बताएंगे, पर हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, अलोंग द एक्सिस, और वो लोब्स तो कहाँ प्रेजेंट है, इन बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। तो हाँ, अरे एक मिनट, आपको dxy मैंने कैसा बताया था, ये बिटवीन द लोब्स, dy z कैसा बनाया था, ये बिटवीन द लोब्स, dx z कैसा बताया था, बिटवीन द लोब्स, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर में लोब्स पे प्रेजेंट होते हैं ये, और dz स्क्वायर में इस तरह से होता है, एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं लोब्स। नहीं नहीं, ये हम नहीं, हम मतलब हमारे कंसेप्ट पे नहीं चल रहा है ये, अरे बस मतलब हाँ, हम बहुत सारी इसमें और बहुत पॉसिबल चीजें हो सकती है, कि क्या पता ये थोड़ा सा यहाँ आ जाए, कि क्या पता ये यहाँ आ जाए, किस तरह से ये इधर उधर हो जाए, क्या पता किस, ये डी ऑर्बिटल के शेप्स पे आप बात कर दो कि नहीं मैम ऐसा नहीं होता, ये ऐसा हो जाए, तो बहुत सारे ऑल पॉसिबल केसेस हैं, लेकिन हमें वो नेग्लेक्ट करते हुए चलना है यहाँ पे, है ना? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा मैं, हाँ ठीक है ना? ये तो दिख रहा है ना, आप थोड़ा थोड़ा यहाँ से देख लो, थोड़ा सा यहाँ से आप थोड़ा सा वो कोऑपरेट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट जो मैं डायग्राम बनाऊंगी उसमें और थोड़ा सा लार्ज लिख दूंगी, ध्यान से सुनो। इतना समझ में आ गया सबको? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ पे एक लाइन तो मेंशन कर ही लेना कि द लिगेंड अप्रोचेस, द लिगेंड अप्रोचेस, the ligand approaches the central metal atom या ion along the axis। अब अभी खत्म नहीं हुई है ये, अभी स्प्लिटिंग की बात खत्म नहीं हुई है, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, अब ये जो स्प्लिटिंग है ये किस पे डिपेंड करती है, किस पे नहीं डिपेंड करती है, ये जो लैम्डा ओ है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ध्यान से सुनो।
अगर ये स्प्लिटिंग ज्यादा हो गई, मतलब अगर कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग लिगेंड साइनाइड आया, यहाँ पे सपोज साइनाइड आया, साइनाइड मेटल को अप्रोच कर रहा है ना, साइनाइड आया, साइनाइड मेटल को अप्रोच कर रहा है, तो इनमें स्प्लिटिंग क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के केसेस में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है और वीक वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में स्प्लिटिंग कम होती है। ठीक है, सभी में यही स्प्लिटिंग नहीं रहेगी, स्प्लिटिंग की जो वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी, है ना। क्या क्या होता है वो अभी और डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे एक और टर्म आता है पेयरिंग एनर्जी का, ध्यान से सुनना। अगर पहला ये केस होता है, केसेस केसेस जो है, केसेस बताती हूं मैं। सबसे पहले अगर लेमडा नॉट है वो ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, पी क्या है यहाँ पे, पी होती है पेयरिंग एनर्जी। अगर आप मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे लेमडा नॉट ज्यादा हुआ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अभी अभी इधर देख लो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में काम आएगा, ध्यान से सुनो। अगर लेमडा नॉट ज्यादा हुआ मतलब स्प्लिटिंग ज्यादा हुई, है ना, स्प्लिटिंग ज्यादा हुई, स्प्लिटिंग मतलब ये गैप ज्यादा है इनके बीच में, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे फिल कर दोगे, दूसरा यहाँ पे फिल कर दोगे, तीसरा यहाँ पे फिल कर दोगे, फोर्थ वाला जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ नहीं आएगा, वो यहाँ आएगा। अब आप कहोगे हुनसूल का क्या हो गया फिर, हुनसूल ने तो भाई बोला था कि यार भाई सब में एक 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 दो, आपने तो क्या क्या कह दिया ये। मैंने ये बात कही है कि अगर स्प्लिटिंग ज्यादा हुई उस केस में यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी क्या है, कम है। पेयरिंग एनर्जी लेस मतलब कि यहाँ पे यहाँ पे क्या है, मतलब लेमडा मोर मींस मोर स्प्लिटिंग, है ना। एंड पेयरिंग एनर्जी इज लेस, मतलब पेयरिंग एनर्जी कम है, मतलब पेयरिंग होने के चांसेस कम है, समझ रहे हो। अगर पेयरिंग एनर्जी सॉरी पेयरिंग एनर्जी कम है मतलब पेयरिंग के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा। पेयरिंग एनर्जी इज लेस मींस इनमें क्या हो जाएगी, इजीली पेयरिंग हो जाएगी, ये कहना चाह रहा है। ध्यान से सुनो, अगर आपको जो पेयरिंग एनर्जी है वो अगर यहाँ पे कम है, कम है मतलब कम एनर्जी में ही पेयरिंग हो रही है, कम एनर्जी है, अगर कम एनर्जी हो रही है पेयरिंग के लिए, कम एनर्जी है, तो मतलब क्या हो जाएगी, इनमें पेयरिंग हो जाएगी। वापस बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। अगर ज्यादा स्प्लिटिंग है, ज्यादा स्प्लिटिंग है इनमें, तो जो फोर्थ नंबर वाला इलेक्ट्रॉन आएगा वो ऊपर ना फिल होके डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में ना फिल होके वो यहीं पे ही फिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी क्या है, कम है, मतलब कम एनर्जी में पेयरिंग हो रही है, ये सस्ता काम दिखेगा ना। आप मुझे एक बात बताओ, सस्ता सस्ता काम देखोगे, सस्ता काम कैसे देखोगे, यार भाई पेयरिंग एनर्जी कम है, चलो पेयरिंग एनर्जी सस्ती मिल रही है, पेयरिंग एनर्जी को खरीद लो, चलो पेयरिंग कर लेते हैं अपन, है कि नहीं। इस महंगी वाले पे क्यों जाना अपन को, समझ रहे हो, इस पे क्यों जाना अपन को, जब वही चीज है यहाँ पे ये बोल रहा है पेयरिंग एनर्जी कम है, कम है तो ठीक है यार, चलो पेयरिंग एनर्जी की तरफ चल लेते, मतलब पेयरिंग हो जाएगी यहाँ पे। अगर पेयरिंग एनर्जी इज लेस मींस पेयरिंग विल टेक प्लेस, मींस पेयरिंग विल टेक प्लेस, और अगर पेयरिंग हो जाएगी तो ये क्या होगा, डज नॉट फॉलो हुंस रूल। आई समझ गए, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर करेगा, क्लियर हो गई सबको ये बात, किसी को डाउट है। क्लियर हो गया, ठीक है। और भी आएंगे, अभी लैम्डा टी भी होता है, अभी आगे बता दूंगी, अभी ध्यान से सुनो भाई, सिर्फ इतना सुनो, जो जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दो। यहाँ तक बात समझ में आ गई, उसके बाद मैं सेकंड केस यहीं पे लिख देती हूँ, यहाँ पे ऊपर, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ, एक तो बोल, हाँ सेकंड केस है, अगर पेयरिंग जो है सॉरी वो क्या पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो आप किसकी तरफ जाओगे, अगर यहाँ स्प्लिटिंग कम हुई है तो जो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर जाएगा, हुंस रूल फॉलो करेगा उस केस में। अब मतलब कि लेमडा नॉट जो है, अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी चाह रही है भाई पेयरिंग के लिए, तो क्यों जा रहे हैं पेयरिंग के लिए हम, है
यहाँ पे स्मॉल है, अगर यहाँ पे मतलब आपको ये बताना चाह रहा है यहाँ पे कि लैम्डा नॉट इज लेस मीन्स स्प्लिटिंग इज लेस, लैम्डा नॉट इज लेस मीन्स स्प्लिटिंग इज लेस। वॉइस आ रही है? ठीक है, अरे एक मिनट, ये थोड़ा सा और मैं यहाँ पे स्मॉल कर दूंगी, ये बहुत ज्यादा ही। लैम्डा नॉट इज लेस मीन्स स्प्लिटिंग इज लेस and pairing energy is more, pairing energy is more means pairing is less, या फिर pairing will not take place, is less लिख दो, या फिर pairing will not take place and hence follows Hund's rule। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पे बता देती हूँ उसका मैं। इस तरह से आपको एक्सप्लेन करके आना है। क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, उसके बाद दूसरा कि हाउ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वेरीज विथ पेयरिंग एनर्जी। तीसरा, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर ये डायग्राम नहीं बना के आए मार्क्स नहीं मिलने वाले। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की पूरी थ्योरी लिख के आ जाओ, आप एक वर्ड मिस मत करो, पूरी बुक की लैंग्वेज लिख के आ जाओ। अगर ये डायग्राम नहीं ड्रॉ करके आए मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? ये सब बातें एज इट इज लिख के आनी है आपको। उसके बाद ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे ये भी लिख के आना dx y dy z बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये डायग्राम नहीं ड्रॉ करके आएगा मार्क्स नहीं मिलेंगे, पहली बोल दे रही हूँ मैं। ये डायग्राम कोई आपके समझने के लिए नहीं बनाया, आंसर ही ऐसे रिप्रेजेंट करना है आपको। क्लियर हो गई ये बात यहाँ तक सबको? हाँ, तो मतलब कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में हमें पता चल गया कि भाई अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा कि यहाँ पे पेयरिंग होगी या नहीं होगी, वो उस अकॉर्डिंग है ना। अगर देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर आ रहा है मतलब स्प्लिटिंग ज्यादा है, स्प्लिटिंग ज्यादा मतलब पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, और सिमिलरली वाइस वर्सा। तो ये हो गया आपका फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर हो गई बात यहाँ तक सबको? ठीक है, यहाँ पे अब वही है कि देखो D1 D2 D3 और फिर अब आप नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज अगर मैं केस फर्स्ट लेती हूँ, सपोज अभी मैं केस फर्स्ट लेती हूँ, तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहीं पे एंटर करेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहीं पे एंटर करेगा, उसके बाद नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ पे एंटर करेगा। समझिए, पहले सब में पेयरिंग करवा देना, सब में पेयरिंग करवा देना। को यहाँ पे इस तरह से सबसे पहले तो ये सारी की सारी ये, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना होता है डी जनरेटेड, डी जन क्या लिख दिया मैंने, हाँ डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं ये। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, एवरेज एनर्जी, ठीक है, ऑफ मेटल माइनस 0.4 डेल्टा नॉट, ये पूरा मेंशन करना है। ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये मत बना के आ जाना, ये भी मत बना के आना, ये है ना, ये dxy dyz ऐसे होते हैं, ये सब मत बना के आना। ठीक है, आपको एग्जाम में आ जाए ये तो यूं लिखना है, ये यहाँ से लाइन से स्टार्ट करना है। द लिगेंड अप्रोचेस द सेंट्रल मेटल एटम अलोंग द एक्सिस इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये है ना, वहां पे पांचों की पांचों डी ऑर्बिटल बना के आधा घंटा उसी में खराब कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। यहाँ से वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी ये बात, ये लिख दिया। उसके बाद आप ये डायग्राम बना देना वहां पे, उसके बाद में ये लिख के आना, ये दो समझ लो, 1 2 3 एंड देन 4। हाँ टाइम हो तो बना देना। यहाँ पे स्पेशली मेंशन करना केस 1 फॉर D4 कॉन्फ़िगरेशन, D4 के लिए।
तो D4 के लिए इस तरह से, अगर केस 1 का अगर आप बनाओगे तो डायग्राम एक तो होना ही चाहिए, ठीक है। इन दो के आपके पास टाइम हो तो बना देना, एक ही क्वेश्चन में सारा टाइम नहीं देना वहां पे, ठीक है। हाँ, और दूसरे वाले में भी केस 2 फॉर D4 कॉन्फ़िगरेशन, और वहां पे आप इस तरह से करके आ जाना, ठीक है। समझ गए? सबको क्लियर हो गया? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT क्लियर है एवरीवन? चलो लिखो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। उसमें हाँ लिख लो, चलो क्रिस्टल हेडिंग डालो, व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। पूरा एकदम वैसी थ्योरी लिखवा देती हूँ इसकी मैं। डेल्टा नॉट की, हाँ 0. ये याद करके जाना नहीं, मैं 0.6 डेल्टा नॉट प्लस का आता है कि माइनस का आता है ना। ये 0.4 और 0.6 ये याद करके जाना, वहां पे नहीं दी होगी आपको ये वैल्यूज, ठीक। देखो इसकी एग्जैक्ट तो ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं है इसके, बस वही है पॉइंट्स बाय पॉइंट्स आपको लिख के आना है, समझ रहे हो। कि इनिशियली जो मेटल होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है, लीगेंड जो होता है वो डीजनरेटेड, और ये है ना, समझ रहे हो, ये सारी की सारी डीजनरेटेड होती है। इसमें है क्या, क्या क्वेश्चन क्या है? अरे क्या अंधेरा हो गया इनको तो। हाँ, तो आपको क्या बता दिया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होता है, तो पॉइंट बाय पॉइंट लिख के आना है ना, कि इन सेंट्रल मेटल एटम ऑल द d orbitals are degenerated, means having the same energy. Next point, when the ligand approaches the central metal atom, the degeneracy breaks and the d orbital split into two parts, T2g orbital and EG orbitals, ठीक है। उसके बाद में ऑक्टाहेड्रल के लिए पूछा है स्पेशली, फिर उसके बाद में लिखना इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इस टाइप से पॉइंट बाय पॉइंट बना के आना, ठीक है। ऐसे कोई वो नहीं है। और ये एक मिनट में एनपी को भी ऐड, नहीं नहीं नहीं, एनपी एनपी को ऐड नहीं करना होता, एनपी का कोई रोल नहीं है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के फॉर्मूला में, ठीक है। हो गया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर, अभी तो आधा ही हुआ है, अभी तो फॉर हमने किसके लिए देखा है, ओनली एंड ओनली फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है। इसी में ही हेडिंग डालेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाँ, अब हेडिंग डालेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होता है ये, लीगेंड्स क्या होते हैं इस सीरीज में, अरेंज्ड होते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ, समझ रहे हो, आई बात समझ में। लिखो इसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, in spectrochemical series, in spectrochemical series ligands are arranged, in spectrochemical series ligands are arranged in increasing order of their strength,
in increasing order of their strength. फिर नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो, the ligands which are present, the ligands which are present at the last of this series, the ligands which are present at the last of this series are strong field ligands, यहाँ पे लास्ट strong field ligand, while those present at the starting of the series, are weak field ligands, ध्यान से सुनो। अब देखो एक बात होती है, ध्यान से सुनना, कि फिर मैम बीच वालों का क्या, वो कौन सी फील्ड वाले लिगेंड बोलेंगे हम, हाँ स्ट्रॉन्ग बोलेंगे या वीक बोलेंगे, है कि नहीं है? तो देखो जो इनकी स्ट्रेंथ होती है ना, वो एक ही फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। आ रही बात समझ में? H2O जो है वो कहीं कहीं पे आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करवाएगा, करते हुए दिखेगा। मतलब H2O जो है वहां पे कहीं कहीं पे पेयरिंग हो जाती है, और जो H2O है सेम उसी में ही कहीं पे पेयरिंग नहीं हो पाती है। हाँ, तो वैसे ही सिर्फ और सिर्फ ये इस पे डिपेंड नहीं करता, ये और भी अदर फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिपेंड करता है, लाइक सेंट्रल मेटल एटम पे है ना क्या चार्ज है, उस पे भी डिपेंड करता है। तो इनका जो नेचर है ना, ये मिड वालों का, ये नहीं बता सकते कि भाई ये स्ट्रांग होगा कि वीक होगा, ये है ना, ये क्योंकि बाकी अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि फर्स्ट लाइक की जो सेंट्रल मेटल एटम है उस पे चार्ज है कितना है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा उसमें स्प्लिटिंग होगी, है ना, उस अकॉर्डिंग होता है ये। तो ये वाले जो होते हैं, इसी वजह से आपको क्वेश्चन में दे दिया होता है कि भाई साहब ये पैरामैग्नेटिक है बता दो, ये डायामैग्नेटिक है बता दो, तो वहां पे आपको आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है या वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, crystal field splitting for टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्या होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, सही लिखा है? ठीक है, ध्यान से सुनना, टेट्राहेड्रल में कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहले मैं बता देती हूँ, सॉरी, ये होता है टेट्राहेड्रल तो, है ना, तो यहाँ पे एंगल कितना होता है 109 डिग्री पॉइंट 28 मिनट। ठीक है, आई बात समझ में? अभी लिखो मत, अभी समझ लो, फिर लिखने का टाइम दे दूंगी मैं, अभी लिखो मत, समझ लो पहले। अब यहाँ पे जो लिगेंड होता है किसके केस में, टेट्राहेड्रल के केस में, वो जो अप्रोच करता है, वो कहां से अप्रोच करता है, इन बिटवीन द एक्सिस। कैसे? अब यार यहाँ पे आपने इसको एक्स एक्सिस मान लिया तो वाई तो यहाँ आएगी ना, समझ रहे हो? तो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आपको मतलब एक्स और वाई यहीं पे कहीं माननी पड़ेगी, समझ रहे हो? तो इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, सबसे पहले अगर टेट्राहेड्रल के लिए पूछ लिया जाए तो ये चेक करना क्वेश्चन में टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल है। फ्लो में ऑक्टाहेड्रल ज्यादा पढ़ के गए तो ये नहीं, ये लिख देते हम इसमें भी। ध्यान से सुनो, टेट्राहेड्रल में क्या लिखोगे, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स द लिगेंड approaches in between the एक्सिस के इन बिटवीन से लिगेंड क्या करता है, अप्रोच करता है। तो बस अब आपको ये बात मैंने बता दी है, अब तो आप बाकी खुद ही बना लोगे, अब बाकी तो आप खुद ही बना सकते हो। अब मुझे बताओ आप, dxy हो गया, dyz हो गया, dzx हो गया, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, dz स्क्वायर हो गया, eg और t2, eg और t2, यहाँ पे हम g नहीं लगाएंगे उनके पीछे, eg और
सॉरी ई और T2 ठीक है। इनके पीछे जी नहीं लगता। क्यों जी नहीं लगता? क्योंकि इनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता। ठीक है, ये भी उनका कंसेप्ट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता, सबस्क्रिप्ट जी नहीं लगता इनके बीच में। इनको कोई आपको रिस्पेक्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वालों के जी लगाना, नहीं तो वो एग्जाम में याद नहीं आएंगे आपको। dx z dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ, ऊपर ई आएगा या टी आएगा? टी आएगा ऊपर। ऊपर क्या आएगा? टी आएगा और नीचे क्या आएगा? ई आएगा। मानते हैं बात? कैसी आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे तो क्या से लिगेंड कहाँ से अप्रोच कर रहा है? इन बिटवीन द एक्सिस, और यहाँ पे इनमें ही तो होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। इनमें ही तो ज्यादा ऊपर चले जाएंगे, हाई एनर्जी पे चले गए। समझ गए? तो यहाँ पे ई जो है वो नीचे रहेगा और टी भाई साहब ऊपर चले गए। अब बाकी सेम वही राम कहानी है। अब यहाँ पे बताओ पहले मुझे, और ध्यान से सुनो, यहाँ पे T2 लिखो क्यों, है ना। अब यहाँ पे बताओ, जो ये क्या होगा? लेमडा टी होगा, और यहाँ पे ये क्या होगा? 2/5 लेमडा टी, और यहाँ पे 3/5 माइनस का लेमडा टी। समझ गए? सेम ही था, है ना। 5 ऑर्बिटल्स थी जैसे मैंने बताया था, 3 2 एवरेज, और ये बेरी सेंटर हो गया नेट उस पे 0। इनके यहाँ ये भी लिख के आना, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, और यहाँ पे dxy dyz dzx। अब ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, यहाँ पे भी वो पेयरिंग एनर्जी वाला कंसेप्ट आएगा क्या? ध्यान से सुनो, ऑक्टाहेड्रल में 8 लिगेंड अप्रोच करते हैं, 8। ठीक है, तो वहां पे स्प्लिटिंग ज्यादा, सॉरी 6, हाँ 8, हाँ 8। सब सो रहे हो मतलब यू? हाँ अच्छा ठीक है, 8 6 लिगेंड्स। बाकी आप सब क्या कर रहे थे, ये बात बताओ मुझे। हाँ सो रहे हो ना? बहुत अच्छी नींद आ रही होगी। एसी वगैरह चला दूं मैं आप लोगों के लिए? हाँ, एक ही बच्चा है जो जग रहा है, बाकी सब सो रहे हो, सब के सब सो रहे हो। अच्छा, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, सही है ना। अभी अगर मैं यहाँ से लीक से हट के पता चले अभी फिजिक्स पढ़ाने लग जाऊं तो अच्छा, हाँ हाँ नहीं, चलो चलो, चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो, है ना। मैथ्स भी पढ़ा देती हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा तो भी पढ़ लोगे, सही बात है, कोई बात नहीं। हाँ, अभी इंग्लिश पढ़ाने लग जाओ, मलयालम पढ़ाने लग जाओ, हाँ हाँ ठीक है, आज बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, मतलब इससे अच्छा कहीं समझ में नहीं आया हमें। हाँ, आंखें खोल के भरोसा करते हो, बिल्कुल कोई बस सो पढ़ा रहे, सही पढ़ा रहे, एकदम सही, बिल्कुल कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ऑक्टाहेड्रल में आप 10 बना दो लीगेंड, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस। हाँ, इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो आप सब मुझ पे। हाँ सही। आई एग्री। दो, सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ से अब आपके पास, अब मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगी वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई सही, बिल्कुल सही पढ़ा रहे हो, कोई बात नहीं। अब हमारा दिमाग पे चलना वैसे ही बंद हो चुका है, अब हम कुछ नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ध्यान से सुनो अब। हाँ, अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, इन बिटवीन द एक्सिस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपके पास में 8 लिगेंड्स थे, है ना। तो वहां पे जो है, वहां पे 6 लिगेंड्स थे, ठीक है। कितने लिगेंड्स थे? 6 लिगेंड्स थे। नहीं नहीं, आप लोगों ने अभी भी कुछ नहीं कहा, अभी भी 8, ठीक है कोई बात नहीं, हम तो बोलना ही नहीं चाह। हाँ 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 ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 6 लिगेंड्स हैं, ठीक है फाइनली। तो यहाँ पर बिल्कुल सही, बिल्कुल सब जाग रहे हो, सब जाग रहे हो, सब जाग रहे हैं। अब मुझे चैप्टर कंप्लीट करवाने दो, नहीं तो फिर जो कार्बोनिल वाला है जिसपे भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो मैं जल्दी जल्दी बता दूंगी, तो उसमें भी 1 2 लाइन स्किप कर, और कोई बात नहीं, समझ में आ गया, आ गया, आ गया, है ना। उस टाइप से मत करना फिर, ठीक है। तो पूरा समझना है तो अभी जल्दी से समझो, चुप रहना। अब यहाँ पे क्या होते हैं, 6 लिगेंड्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग जो है वो ज्यादा भी हो सकती है, स्प्लिटिंग कम भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ केस नहीं होता है, यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी वाला कोई कंसेप्ट नहीं आता है। यहाँ पे आपको हमेशा ही हुंड्स रूल फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड सिर्फ और सिर्फ 4 ही रहते हैं, समझ रहे हो। यहाँ पे लिगेंड सिर्फ और सिर्फ 4 ही रहते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे 6 लिगेंड्स होते हैं, तो पेयरिंग एनर्जी वाला कंसेप्ट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिटिंग ज्यादा भी हो सकती है, कम भी। यहाँ पे टेट्राहेड्रल के केस में भी ज्यादा भी कम भी होगी,
वो लिगेंड पे डिपेंड करेगा, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी वाला कंसेप्ट नहीं आता है। यहाँ पे आपको क्या फॉलो होता है, ऑलवेज फॉलोज हुनसुल। ठीक है, आगे बात समझ में? तो आपको ये यहाँ से नोट डाउन कर लो। अब आप मुझे एक बात बताओ, लेमडा टी और लेमडा नॉट में रिलेशन होता है, क्या होता है? लेमडा टी ज्यादा बड़ा होगा कि लेमडा नॉट ज्यादा बड़ा होगा? लेमडा नॉट ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि यार भाई उसमें 6 लिगेंड्स है ना, स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल के रिस्पेक्ट में तो ज्यादा ही होगी। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है, 4/9। स्टार लगा के लिख लो, पूछा गया क्वेश्चन है, 1 मार्क में पूछा जा सकता है। आपको लेमडा नॉट दे दिया, 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया। आप पता चले पूरा का पूरा ऑक्टाहेड्रल वो कॉम्प्लेक्स समझा के आ गए उसको, उसने तो लेमडा टी पूछा है आपसे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कलर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ लिखो, जल्दी नोट डाउन करो। कौन सा, ये वाला? यहाँ पे मैंने क्या बताया था, टेट्राहेड्रल में कहाँ से इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करते हैं लिगेंड। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे इन बिटवीन द एक्सिस है इलेक्ट्रॉन मेटल के पास में, तो इनकी स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, इनकी स्प्लिटिंग कम होती है। ठीक है, बाकी अब यहाँ पे, वहां पे लेमडा ओ लिखते थे, यहाँ पे हम सबस्क्रिप्ट टी यूज में लेंगे। यहाँ पे वहां पे T2G लिखते थे, है ना? यहाँ पे T2 और ये ई वाली में ये दो होती है और ये इनको T2 बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे ये एनर्जी वाला जैसा मैंने बताया था 2/5, और यहाँ पे बस उल्टा ही तो करके लिखा है। क्यों? क्योंकि ऊपर पहले 3 थी, नीचे 2 थी, अब यहाँ वैसे उल्टा करके लिख दिया इसको भी हमने। ठीक है, उसके बाद में हमेशा मैंने क्या बताया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 ही लिगेंड्स हैं, 4 ही लिगेंड्स हैं, तो हमेशा ये हुनसुल फॉलो करेगा। वहां पे तो पेयरिंग एनर्जी वाला कंसेप्ट आ रहा था ना, कि लेमडा नॉट कम है या ज्यादा है तो पेयरिंग हो जा रही है, नहीं हो रही है। वहां पे हुनसुल कभी फॉलो कर रहा था, कभी नहीं कर रहा था। यहाँ पे तो आपको पता चल गया, ऑलवेज फॉलोज हुनसुल। हुनसुल फॉलो कर रहा है मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ठीक है, हुनसुल फॉलो कर रहा है मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन वहां ऊपर आएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कलर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हाँ वही, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को ही बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सबसे पहले तो ये देख लेना कि आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दे रखा है या फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दे रखा है, उस अकॉर्डिंग क्या करके आ जाना, स्प्लिटिंग। अब आप एक बात ध्यान से सुनो, अगर सपोज D1 है ना, तो यहाँ एक मिनट पहले तो यहाँ लिख देती हूँ, DXY DYZ DZX DX2 Y2 और DZ2, है ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रही हूँ मैं। क्या है ये, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। मेटल उसकी आयोनिक स्टेट में ही फिल करते हैं हम डी में इलेक्ट्रॉन्स। कल VBT में भी तो हमने आयोनिक स्टेट में ही इलेक्ट्रॉन्स फिल किए थे, है ना। तो सपोज यहाँ M+N वाली स्टेट में है, D1 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है उसमें। ठीक है, उस मेटल के M+N वाली स्टेट में D1 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे फिल कर दोगे, है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे फिल कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि सपोज आपने यहाँ पे लाइट पास की, लाइट में सारी की ऑल कलर्स हैं, सारे की सारी। अब यहाँ पे ये जो होता है, ये क्या करेगा, इनसे एनर्जी लेके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, एक्साइट होके अपर लेवल में चला जाएगा, अपर एनर्जी में। उसके बाद डी, अपर एनर्जी वाले डी में जाएगा, है ना। उसके बाद वापस से जब ये ऊपर से नीचे आएगा, समझ, वहां पे अनस्टेबल होगा ये इसकी ग्राउंड यहीं पे ज्यादा स्टेबल है, यहीं पे ज्यादा स्टेबल है ना। लोअर एनर्जी में हर कोई स्टेबल रहता है, ये इलेक्ट्रॉन भी अपनी लोअर एनर्जी में स्टेबल रहना चाह रहा है, पर यहाँ तो ये एनर्जी के कारण ये एक्साइट होकर ऊपर चला गया था। वापस से जब ये वापस से आएगा बैक टू यहाँ पे इसकी स्टेट में, तो क्या करेगा, कलर एमिट करेगा। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे देखो कि एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि क्या होता है कि हमें ये जो वॉल है ये येलो क्यों दिख रही है, ये बेंच है ये ब्लू क्यों दिख रही है, क्यों, क्योंकि लाइट जब इस पे फॉल हो रही है ना, तो इसने कुछ कलर तो एब्जॉर्ब कर लिया, और जो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, हमें वो कलर दिख रहा है। ये बात तो पढ़ते हो, आ रही बात समझ में? जो कलर है वो एब्जॉर्ब कर लिए वो नहीं दिखते, जो वो रिफ्लेक्ट कर देता है वो हमें दिखते हैं कलर्स। आई बात समझ में? तो यहाँ से सारी की सारी लाइट की लाइट जा रही है जिसमें सारे के सारे ही कलर्स हैं,
है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, कुछ को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ यहाँ पे वेवलेंथ जा रही है वापस से जा रही है, तो वही हमें दिखेगी, वही कलर दिखेगा हमें इसका, इस ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का वही कलर दिखेगा जो कि इसने एब्जॉर्ब नहीं किया है, वही जो यहाँ पे आ गया है वही कलर हमें यहाँ पे ऑब्जर्व होगा इसका। पहली बात ये। दूसरी बात, ध्यान से आप मुझे एक बात बताओ, अगर सपोज ये स्प्लिटिंग जो है वो ज्यादा हुए, अगर ध्यान से सुनो, एक इम्पोर्टेंट इस पे क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, अगर स्प्लिटिंग ज्यादा है इसमें तो ये हाई एनर्जी वाली वेवलेंथ को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, सॉरी हाई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, सॉरी हाई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, समझ रहे हो। तो क्यों, क्योंकि इसको हाई एनर्जी चाहिए होगी ना ऊपर जाने के लिए। अब भाई स्प्लिटिंग ज्यादा है तो ये जो यहाँ पे हाई एनर्जी एब्जॉर्ब करके तो ऊपर जाएगा ये, और आपको पता है कि एनर्जी जो होती है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हाई एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा, है ना। तो बताओ आप मुझे कि अगर ये स्प्लिटिंग ज्यादा है तो ये जो है क्या बोलते हैं, हाई एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा, मतलब अगर अब आपसे फिर वेवलेंथ का सीक्वेंस अगर आपसे बनवा लें कि भाई यहाँ पे वेवलेंथ का ऑर्डर बता दो आप, तो भाई कि जो जिसमें ज्यादा एनर्जी होगी उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी, ज्यादा एनर्जी वेवलेंथ कम, ठीक है, ज्यादा स्प्लिटिंग ज्यादा एनर्जी वेवलेंथ कम। समझ गए ये बात, ये तीन फैक्टर पर समझ गए दिमाग में। एक और फैक्टर लेके आ जाती हूँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ज्यादा स्प्लिटिंग ज्यादा एनर्जी वेवलेंथ कम, स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड कम स्प्लिटिंग कम एनर्जी, लैम्डा ज्यादा वेवलेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर अब आपको यहाँ पे कि सेंट्रल मेटल एटम सेम ही है, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम ही, यहाँ पे तीन लिगेंड्स दे दिए आपको, ठीक है। सपोज साइनाइड दे दिया, H2O दे दिया, F- दे दिया और उसका वेवलेंथ का ऑर्डर पूछ ले तो बता देना, ठीक है। आ गई बात समझ में, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। हम्म नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब कि जब यहाँ पे देखो, आपको पता है ऊपर नीचे क्यों बना रहा है, ये क्या बता रहा है, एनर्जी का डिफरेंस, है ना, लो एनर्जी हाई एनर्जी। लेकिन अगर हम देखें तो ये इनकी इनिशियली तो सबकी सेम एनर्जी थी, और फिलिंग करने के लिए हम हमेशा होम रूल को ही फॉलो करते हैं, अब चाहे वो एक्साइटेड हो जाए ऊपर चल जाए कहीं पे भी चल जाए, हम हमेशा होम रूल को ही फॉलो करेंगे। होम भाई साहब ने जो रूल दे दिया है ना, हम उसको वो नहीं कर सकते, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ वो पेयरिंग वाला केस था, वो इस वजह से वहां पे थोड़ी गड़बड़ आ गई थी, हाँ, अदरवाइज होम रूल ही फॉलो होगा हर जगह पे, वहां पे हम वायलेट वायलेट नहीं करेंगे, हाँ। हम्म 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 सपोज, ध्यान से सुनो, एनर्जी क्या बोलते हैं, इन इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होनी चाहिए, है ना, पढ़ रखा है ना हमने, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होनी चाहिए किसी को भी कलर के इम्पार्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये 5 है, एनर्जी जाएगी तो ऊपर है ना यार, इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, कहीं पे भी आ गया, इनकम्प्लीट डी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मतलब कि D0 और D10 वाले तो कलरलेस होंगे, मेटल अपनी आयोनिक स्टेट में D0 और D10 में कलरलेस होते हैं, हाँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सारे के सारे ही भर दो, अब बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ एनर्जी लेके कहाँ जाएगा, वो तो कलरलेस जाए, कहाँ जाएगा, कहाँ आउट भी कहाँ होगा, कहाँ जाएगा उसके पास, कहाँ जा सकता है, वो डी में ही जा सकता है, तो ये कलरलेस होते हैं, कौन से D0 D10, मेटल की आयोनिक स्टेट की बात कर रही हूं मैं, ध्यान से सुनना, आयोनिक स्टेट में वीबीटी में भी आयोनिक स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर के आना, हाँ, मेटल की खुद की ग्राउंड स्टेट में मत भर के आ जाना वीबीटी, ध्यान से सुन लो, यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है, जो प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं ना, वो तीन स्टेजेस बताई थी, दो ही याद रहती है वहां पे, एग्जाम में नहीं याद रहता, ये एग्जाम में याद ही नहीं रहने वाला कि आयोनिक स्टेट की बात करते हैं हम, मेटल की आयोनिक स्टेट की बात करते हैं हम, ये याद ही नहीं रहता एग्जाम में, तो ध्यान रख के जाना। हाँ 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 हाँ,
इसी वजह से, इसी वजह से। ठीक है। हम्म 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 हम्म। नहीं देखो, ये मतलब नहीं नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ आ गया, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, बस। समझ रहे हो? जंप करके एनर्जी लेके यहाँ आ गया, एनर्जी लेके वापस यहाँ आ गया, बस इतना दी इसमें होती है। और इस ट्रांजिशन को बोलते हैं हम डीडी ट्रांजिशन। अगर आपसे पूछ ले कि वाई कोऑर्डिनेट, हाँ जो भी है कंपाउंड्स ये जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं या किसी भी तरह से, वाई, आपके आंसर में ये वर्ड होना चाहिए बिकॉज ऑफ द डीडी ट्रांजिशन। फिर उसके बाद एक्सप्लेन करके लिखना व्हाट इज डीडी ट्रांजिशन। हम्म हम्म। नहीं नहीं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में अभी आवाज नहीं। हाँ दूसरी बात, आप देखो यहाँ पे पेज नंबर 260 पे, अगर आप यहाँ पे लीगेंड को चेंज करते जाओगे कलर चेंज होता जाएगा, दूसरा मेटल आयन लेते जाओगे कलर चेंज होता जाएगा, है ना? मतलब कि लीगेंड का नेचर कैसा है, सेंट्रल मेटल एटम जो है वो जो उस पर ज्यादा चार्ज है कम चार्ज है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर जो है वो सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अलग 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 मिलेंगे आपको। समझ रहे हो? इवन अगर आपने ऐसा कर दिया ना कि सपोज यहाँ कॉपर ले लिया, कॉपर में H2O यहाँ पे ले लिया आपने, और H2O में यहाँ पे आपने क्या करा, 6 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने कर दिया +2। उसके बाद आपने क्या किया कि नहीं यार मैं तो एक काम करता हूँ, कॉपर में +5 करता हूँ और ये क्लोरीन, अब यहाँ पे मैं कलर देखता हूँ, अभी एक बार है ना एक काम करती हूँ, यहाँ पे मैं +1 कर देती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है इन दोनों का कलर अलग हो जाएगा, लीगेंड्स अलग है, स्प्लिटिंग अलग होगी, कलर अलग हो जाएगा, भले सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज सेम है, लिगेंड तो अलग है ना। समझ रहे हो? कलर अलग अलग हो जाएगा, स्प्लिटिंग अलग होगी, स्प्लिटिंग अलग होगी तो वेवलेंथ अलग, एनर्जी अलग एब्जॉर्ब करेगा, वेवलेंथ अलग इमिट करेगा। कॉपर कॉपर +2 में प्रेजेंट है, लेकिन इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल तो लिगेंड के साथ में भी कर रहा है ना, लिगेंड ही तो उसकी स्प्लिटिंग करवा रहे हैं। अब वो लिगेंड के ऊपर होता है कि भाई ज्यादा स्प्लिटिंग करवाएं कम स्प्लिटिंग करवाएं, ठीक है। हाँ उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से काफी अच्छा रिजल्ट मिला हमें कि भाई इसने मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह और जो है ना हाइब्रिडाइजेशन, बाकी हाइब्रिडाइजेशन का तो कुछ नहीं बताया इसने सच, बट हाँ। हाँ पेज नंबर हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, 8 कैसे हो गए? हाँ H2O का होल फॉर En दे रखा है आपको, और इसके ऊपर En2 है, ठीक है, En2 ले लो तो यहाँ पे 2 करो, 2 लिख रखा है यहाँ पे, नीचे वाले में देख रहे हो ऊपर वाले में देख रहे हो, दोनों मिक्स करके देख रहे हो, ब्लू या पर्पल? अच्छा ये है ना, इसने है ना यहाँ पे ये गड़बड़ लिख दिया है, गलत लिखा हुआ है, ये सही कर लो, करेक्ट कर लो। एनसीईआरटी में ये जो ये आपको टेस्ट ट्यूब्स दे रखी है ना, तो उसमें आप ये जो पर्पल कलर वाला, पर्पल से पहले ये देखो H4 और यहाँ En2 जो दे रखा है, ये गलत है, ये गलत है ना? सही जो होगा वो आपका होगा एडाई H2O का होल टू En2, ठीक है, यहाँ पे होल टू En2 होगा, ठीक है, ये देख लेना, क्योंकि यहाँ पे En जो होता है, एक En में 2 डोनासाइट होती हैं, तो 2 En में 4 डोनासाइट और ये 2, 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। ओके, लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ध्यान से सुनो भाई, सब ठीक ठाक चल रहा था इसमें, लेकिन इसने अपना एक अजम्पशन है ना बिल्कुल गलत माना। ध्यान से सुनो, लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी क्या था, लिमिटेशंस ऑफ, लिमिटेशन ऑफ सीएफटी, इसने एक बात मानी थी
कि जो लीगेंड होते हैं वो एकदम पॉइंट चार्ज होते हैं या फिर डाइपोल होते हैं। जैसे इसने क्या बोला था भाई, प्योरली आयोनिक इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम या आयन और लीगेंड के बीच में। तो इसने जो लीगेंड है ना उसको माना था कि इसने क्या अज्यूम किया था कि लीगेंड जो होते हैं वो पॉइंट चार्ज होते हैं, है ना, या फिर डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो अगर वो पॉइंट चार्ज हो गए, अगर वो पॉइंट चार्ज हो गए, अगर लीगेंड जो है अगर वो पॉइंट चार्ज हो गए, तो अगर देखा जाए पॉइंट चार्ज हैं तो भाई इनके केस में स्प्लिटिंग ज्यादा होनी चाहिए। पॉइंट चार्जेस ज्यादा, स्प्लिटिंग ज्यादा अफेक्ट करेंगे स्प्लिटिंग को। लेकिन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो जो पॉइंट चार्जेस वाले हैं वो तो सबसे लास्ट में रखे हुए हैं, F माइनस Cl माइनस, तो समझ रहे हो। लेकिन जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें तो F माइनस Cl माइनस ये तो लीस्ट में बता रहा है कि भाई ये तो लीस्ट होंगे, लीस्ट स्प्लिटिंग करेंगे। तो ये तो अपनी बात को ही गलत कह दिया ना। मतलब हमने ये देखा कि अगर भाई अगर लीगेंड अगर पॉइंट चार्ज होता है ना तो उसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होनी चाहिए, स्प्लिटिंग मोर। लेकिन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो फॉलो कर ही नहीं रही है ये। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो फॉलो, अगर पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज पे नेगेटिव चार्ज है ना तो अच्छी खासी स्प्लिटिंग होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि इसने क्या बोला कि पॉइंट चार्जेस होते हैं, वो इसने ये बात बोली पॉइंट चार्जेस होते हैं। अच्छा ठीक है, पॉइंट चार्जेस होते हैं, तुमने ये मान लिया लीगेंड पॉइंट चार्जेस होते हैं, है ना, तो पॉइंट चार्जेस होते हैं तो स्प्लिटिंग ज्यादा होनी चाहिए। मतलब इसका अजम्पशन गलत था, इसने प्योरली आयोनिक बॉन्ड माना था बिटवीन द मेटल एंड लीगेंड। समझ रहे हो, इसने लीगेंड को पॉइंट चार्जेस माना था, गलत माना था इसने। क्योंकि अगर पॉइंट चार्जेस होंगे तो स्प्लिटिंग ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन स्प्लिटिंग तो भाई ये पॉइंट चार्जेस के केस में लीस्ट होती है ना। तो और दूसरा, इसने कोवेलेंट कैरेक्टर की तो कोई बात ही नहीं की उस बॉन्ड में, क्या कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है या नहीं होता, उस बारे में तो कुछ बात ही नहीं की इसने तो प्योरली आयनिक माना। ये दो इसके ड्रॉबैक्स थे, है ना, जो कि बाकी की थ्योरीज आई थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और एक और है लीगेंड वाली थ्योरी, कौन सी थी ये, हाँ लीगेंड फील्ड थ्योरी। तो वो आउट ऑफ स्कोप है, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में मतलब फिर कभी, ठीक है, आ गई बात समझ में, फिर कभी। अब मैं जल्दी से आप लोगों को कार्बोनिल का बता देती हूँ। लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी बता दिया है, लिमिटेशन ध्यान में रखना कि भाई इसने पॉइंट चार्ज माना था लीगेंड को। अब आ जाते हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स एक्सरसाइज में क्वेश्चन है इसका, इसलिए वो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एक्सरसाइज एनसीईआरटी में अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्ट ही दिख गया ना तो वो का वही क्वेश्चन दे देता है एग्जामिनर। हाँ, बाकी इससे मैग्नेटिक मूवमेंट की तो सबकी सही वैल्यूज आई थी, यही लिमिटेशन था इसका। अब ध्यान से सुनो, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, देख रहे हो यहाँ पे निकल टेट्रा कार्बोनिल। यहाँ पे देखो डाइमर भी बना हुआ है, अगर आप यहाँ पे CO का होल 5, ये डाइमर भी है। तो जनरली मेटल कार्बोनिल्स में मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 होती है, लेकिन कहीं कहीं पे नेगेटिव भी देखने को मिल जाती है, समझो, नेगेटिव भी देखने को मिल जाती है। तो इतना शॉक नहीं हो जाना है कि भाई क्या हो गया ये मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। क्या होता है ध्यान से सुनो, अभी है हमारे पास में 10 मिनट्स, 10 मिनट्स में मैं देखती हूँ कितना हो जाता है ये। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, नाम से समझ में आ रहा है, मेटल कार्बोनिल मतलब यहाँ पे क्या होगा भाई, मेटल और कार्बन का बॉन्ड होगा, है ना, मेटल कार्बोनिल्स, मेटल कार्बन का बॉन्ड होता है। ध्यान से सुनो, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। अगर देखो इस तरह से होता है स्ट्रक्चर, अभी बता दी, ध्यान, इधर 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 ध्यान दे, तो बाद में लिखना, बाद में लिखना, फिर समझ में नहीं आएगा, लोन पे एक दो मिस हो जाएंगे, इधर ध्यान दो, इधर बाद में उठाना, बाद में उठाना, 10 मिनट से, है ना, इस तरह से। अभी देखो सपोज अभी ये मैं हटाती हूँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाती हूँ, अगर ये दो बॉन्ड ही होते ऑक्सीजन में तो 1 2 और 3 4, ठीक है। एक इसने क्या किए, अपने पूरे लोन पेयर इस किसको दे दिए, कार्बन भाई साहब को दे दिए स्टेबल करने के लिए, CO ने। अब यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास में एक ही लोन पेयर बचा है। कार्बन पे अगर मैं आऊं तो कार्बन में 2 और 2, समझो, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो यहाँ हो गए,
बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिए, 2 बच गए। दो तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिए ना कार्बन के, 2 बच गए। समझ रहे हो, 2 बच गए। अब मैं इसको इस तरह से बना सकती हूँ, अब ये इस तरह से क्या बनाया वो भी मैं बता, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी, बिल्कुल बेसिक से। इधर ध्यान से सुनो, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रखा है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक साइड हम कार्बन का, जैसे जहाँ पे हम O2 प्लस O2 माइनस इन सबके बनाते थे, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी बनाया होगा आपने कभी किसी जमाने में। तो अब कार्बन का आपको पता है कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p4, और यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तुम लोग के भरोसे अगर थोड़ा सा भी चल जाओ ना तो मतलब चल ही नहीं सकते, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं चल सकते, कोई बात नहीं। अब वो मैं सिग्मा 1 है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1 है, ये नहीं बता दूं, है ना, डायरेक्टली हम ऊपर आ जा रहे हैं ये 2 वाले पे। अब देखो 2p, इसका 2p, देख लो ध्यान से समझ लो, ये 2p4 होता है, इसका 2p2। अरे 3 कहाँ बना दिया मैंने, ये क्या होता है, पाई 2px, पाई 2py, ये सिग्मा 2pz, ये होता है पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। एन की वैल्यू देख लेना, 14 से ज्यादा है कम है, किस अकॉर्डिंग बनता है ना, 2 अलग अलग केसेस बनते हैं, ये दोनों कभी ऊपर आ जाते हैं कभी नीचे आ जाते हैं किसी के केस में, है ना। तो अभी जितना बता दी, अभी ये मैं एमओटी नहीं पढ़ाने लगूंगी। अब ध्यान से सुनो, अभी जो सिर्फ जो चीज बतानी है बस वो देख लो, ये नहीं आता कोई बात नहीं, छोड़ो। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपको, 2 टू 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। देखो 2p, नहीं, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, हम ये मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई पीजेड वाली जो है वो सिग्मा बना रही है, ठीक है। पी की 3 ऑर्बिटल होती हैं, तीनों में कोई भी, बट हम ये ऐसे ही प्री अज्यूम रहता है, प्री अजम्पशन जो चला आ रहा है ना, जैसे आप कुछ भी मान ले हो, एक्स को ही क्यों मानते हो हर बार, है कि नहीं। हाँ मान लो, कोई वाई मान लो, जेड मान लो, एक्स को इतना क्यों मिस करते हो। तो वही बात है कि यहाँ पे क्या हो गया, क्या एक्स, अच्छा एक्स पहला होता है क्या, अच्छा अच्छा, ये अलग ही, ये लीग से हटके हम तो एम मानते हैं, हम एक्स वैक्स नहीं मानते, ठीक, वेरी गुड। आवाज नहीं, हाँ अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, मतलब पाई एंटी बॉन्डिंग वाली इसके पास खाली होती है, सीओ के पास, सीओ के पास में पाई एंटी बॉन्डिंग वाली क्या वैकेंट होती है, ऑर्बिटल होती है, सबको समझ में आ रहा है, पाई एंटी बॉन्डिंग वाली वैकेंट होती है। अब मेटल हो गया, है ना, मेटल में क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स होती हैं, मेटल का आयन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मेटल के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होती है, उसी में ही तो लिगेंड लेता है, लिगेंड से जो भी लोन पेयर आते हैं, मेटल अपनी वैकेंट में ही तो लेता है इलेक्ट्रॉन, वैकेंट डी ऑर्बिटल में ही तो लेता है। तो यहाँ पे वैकेंट होती है और कुछ फील्ड भी होती है इसके पास में, समझ रहे हो, कुछ फील्ड भी होती है। ये कार्बोनिल से ये वाला इलेक्ट्रॉन पता है कौन से वाले इलेक्ट्रॉन देगा, ये सबसे ऊपर वाले, ये वाले इलेक्ट्रॉन देगा ये वाले, इन दोनों को देने से पहले तो ये देगा ना, ये बाहर क्या है, ये पहले देगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, लेकिन वो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो काफी वीक होता है,
क्या होता है, काफी वीक होता है, जिस वजह से यहाँ पर बैक बॉन्डिंग भी हो जाती है। मतलब इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इन ऑर्डर टू स्ट्रॉन्ग दिस बॉन्ड, यहाँ पे मेटल भी अपने डी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस पे, ये सीओ की पाई एंटी बॉन्डिंग वाली इलेक्ट्रॉन में दे देता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये तो सिग्मा के लिए और ये पाई पाई। हाँ, तो मतलब जो ये इसमें होता है ना कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल बॉन्ड में वो सिर्फ सिग्मा ही नहीं होता, उस बॉन्ड में पाई कैरेक्टर भी होता है। सिर्फ सिग्मा कैरेक्टर नहीं होता, पाई कैरेक्टर भी होता है। और अब दूसरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे इसने क्यों दिए अपने इलेक्ट्रॉन, इन ऑर्डर टू स्ट्रॉन्ग, in order to make this sigma bond strong। आई बात समझ में? इन ऑर्डर टू मेक दिस सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, इसी को ही क्या बोलते हैं हम, सिनर्जिक इफेक्ट। कि भाई अगर तुम हमें स्ट्रॉन्ग कर रहे हो तो हम भी तुम्हें स्ट्रॉन्ग कर देंगे। आई बात समझ में? ये बात होता है कि अगर तुम स्ट्रॉन्ग कर रहे हो हमें, हम भी तुम्हें स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो यहाँ पे जब कार्बन मोनोऑक्साइड ने, जब सीओ ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया, तो सिमिलरली यहाँ पे इसने कहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दिए हैं। क्लियर हो गई ये बात सबको, है ना? तो इस सिनर्जिक इफेक्ट के कारण यहाँ पे अब वो डिपेंड करता जाता है कि मेटल के चार्ज के ऊपर, है ना? मेटल पे जैसे चार्ज ज्यादा होता जाता है, कम होता जाता है, बॉन्डिंग कम हो रही है, ज्यादा हो रही है ना? मेन इनका ये टारगेट रहता है कि ये जो बॉन्ड है ना, इससे ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए मेटल कार्बोनिल का। ठीक है, अब इसमें लिख लो, एक पॉइंट लिख लो इसमें, उसके बाद फिर नहीं आइसोमेरिज्म है कहाँ, आइसोमेरिज्म हट चुका है, नहीं पढ़ाऊंगी। एप्लीकेशंस भी हट चुके हैं, नहीं पढ़ाऊंगी। एक लाइन लिख लो पहले, उसके बाद क्लास छोड़ देंगे मैं। द मेटल, क्या डायग्राम भी बनाना है? मेटल कार्बोनिल बॉन्ड के बारे में पूछा गया है, व्हाट इज सिनर्जिक इफेक्ट भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। ये डायग्राम नहीं बना के आओगे आंसर नहीं मिलेगा। कौन सा, ये वाला? क्या क्या चीज समझ में नहीं, ये बात बताओ पहले। कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मैंने सिर्फ और सिर्फ एमओटी करके तो आपको ये बता दिया है कि भाई इसमें पाई एंटी बॉन्डिंग फ्री होती है, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल फ्री होती है इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए। तो ये मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर तो बनाया था, एक एक लोन पेयर था ना कार्बन और ऑक्सीजन पे, तो ये तो लोब बना दिए लोन पेयर करके। उसके बाद में यहाँ पे क्या किया है मैंने, इसके पाई एंटी बॉन्डिंग वाले लोब्स बना दिए इधर। किनके पास? ये डी थोड़ी है, ये पाई एंटी बॉन्डिंग वाले हैं। आप मुझे एक बात बताओ, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, सीओ ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा, और लेते टाइम पे ये वाले इनमें ही लेगा ना पहले, या इनमें ले लेगा पहले? इनमें लेगा पहले, इनमें नीचे वालों में लेगा। तो मतलब इनमें लेगा इलेक्ट्रॉन, ये पाई एंटी बॉन्डिंग वाले में लेगा, पाई एंटी बॉन्डिंग वाले में लेगा। और ये कौन से हैं, सिग्मा 2p z वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बता दिए, और ये पाई एंटी बॉन्डिंग वाली ऑर्बिटल्स यहाँ पे बता दी। ये मैंने मेटल की डी ऑर्बिटल्स इस तरह से डिनोट करके बता दिए। सॉरी मैंने 6 बना दी क्या, 5 ऑर्बिटल्स बता दी मैंने मेटल की। ठीक है, अब मेटल की कुछ भरी होंगी कुछ खाली होंगी ऑर्बिटल्स। अरे यार डी ऑर्बिटल में खाली होंगे ना, तभी तो जाके वो लेगा इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर कहाँ रखेगा उनको, है ना? तो यहाँ पे ये ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन लिया, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन लिया, ये जो बॉन्ड होता है ना, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। मेटल ने जो कार्बन से अपनी वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो जो बॉन्ड बन रहा है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये सिग्मा बॉन्ड बना है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता ये। तो यहाँ पे क्या करता है, ये इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये मेटल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसकी वेकेंट पाई बॉन्डिंग वाली में दे देता है। तो पाई बॉन्ड, अब आप मुझे एक बात बताओ, अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया ये। यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे हुई थी एक्सियल ओवरलैपिंग, तो सिग्मा बॉन्ड बना था, एक्सियल ओवरलैपिंग। यहाँ पे लेटरल ओवरलैपिंग पाई के लिए, समझ गए? साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई है यहाँ पे। ठीक है, पाई एंटी बॉन्डिंग मतलब मेटल की डी ने पाई एंटी बॉन्डिंग को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, लिगेंड के पाई एंटी बॉन्डिंग को इलेक्ट्रॉन दिए हैं मेटल की डी ऑर्बिटल ने। और मेटल की डी ऑर्बिटल ने यहाँ पे जो लिगेंड है उसके सिग्मा से इलेक्ट्रॉन लिए हैं, उसके सिग्मा वाली ऑर्बिटल से, सिग्मा ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लिए हैं। सबको सब क्लियर हो गया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म, एप्लीकेशंस नहीं है इसकी। अब हम
नेक्स्ट कल की क्लास पूरी डिस्कशन वाली क्लास रहेगी, सारे मैं ट्राई करूंगी सारे क्वेश्चन डिस्कस करवा दूं, तो आप लोग किस सीक्वेंस में करके आओगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एक्सरसाइज करना पहले, फिर पी ब्लॉक की पीछे जाते जाना, समझ रहे हो? हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी ब्लॉक फिर पी ब्लॉक, इस तरह से पीछे जाते जाएंगे, एक्सरसाइज डिस्कस की जाएगी कल की क्लास में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है कल की क्लास। अरे हाँ, लाइन लिखो, स्टेटमेंट लिखो, द मेटल, इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइन लिख लो। अरे कहाँ बैग बेटा, कहाँ, स्टेटमेंट लिख लो एक, अभी बेल, ठीक है टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, लिखो लिखो, द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग, यहाँ पे एक लाइन लिख लो, द मेटल to ligand bonding creates a synergic effect, creates a synergic effect, creates a synergic effect which strengthens which strengthens the bond between metal and CO, the bond between metal and CO। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हो गया, डन, चैप्टर कंप्लीट हो गया। रिवाइज करना, नहीं तो पीछे आदमी करेगा।